हेलो एवरीवन। तो दोस्तों जो एमएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए जो अपना अगला टॉपिक है वो है आपका कैपिटल गेन। देखो जैसा कि आपको पता होगा यहाँ पे दो वर्ड से बना है, एक तो कैपिटल से है और एक गेन है। अब कैपिटल क्या है, गेन क्या है, ये आपका सेक्शन है 45 टू 50A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। देखो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन क्या होता है, देखो जो भी आपके पास कैपिटल एसेट है और जब आप उसको बेचते हो, मान लो आपके पास लैंड है कोई, वो आपने 5 लाख में खरीदी थी और बेची उसको 15 लाख की, तो 10 लाख का जो प्रॉफिट है वो आपका कैपिटल गेन है। अब मीनिंग ऑफ कैपिटल एसेट। अब एसेट क्या होते हैं, देखो किसी भी टाइप की मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, टेंजिबल हो सकता है, इनटेंजिबल हो सकता है, जिसको हम टच कर सकते हैं जिसको टच नहीं कर सकते, जैसे आपके शेयर वगैरह है उनको हम टच नहीं कर सकते। हेल्ड बाय एसएससी, और ये इंक्लूड कर रहा है प्रॉपर्टी ऑफ इज बिजनेस और प्रोफेशन, और सिक्योरिटीज हेल्ड बाय ये एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन अकॉर्डेंस विद सेबी रेगुलेशन। लेकिन आपका जो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन है उसमें कुछ एक्सक्लूड कर रहा है। क्या क्या? स्टॉक इन ट्रेड, यानी आप जैसे स्टॉक इन ट्रेड करते हो यानी ट्रेडिंग वगैरह करते हो, या फिर आपके पास कुछ आइटम्स हैं वो आपके डेली, उनमें क्या आप बिजनेस कर रहे हो उन आइटम्स को, जब उसको बेचोगे तो उसमें कैपिटल गेन काउंट नहीं होगा। उसके बाद है पर्सनल इफेक्ट की चीजें, जैसे आपका कुछ पहने हुए हो आप, इसके अलावा आपके पास मोटर व्हीकल है, आपके पास घर पे आपका खुद का फर्नीचर, आपकी गाड़ी है, तो ये चीजें ऐसी हैं जब इनको बेचोगे तो इस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन ये भी एक्सक्लूड कर रही है, यानी देखो पहले एक्सक्लूड था अब फिर एक्सक्लूड। कहने का मतलब है ये चीजें आपकी कैपिटल गेन में काउंट होंगी। क्या क्या है? ज्वेलरी है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, इसके अलावा स्कल्पचर्स हैं, उसके बाद एनी वर्क ऑफ आर्ट है। अब देखो ध्यान रखना है ज्वेलरी का, ज्वेलरी यदि आपके पास है उसको आप बेच रहे हो तो वो आपका कैपिटल एसेट, मतलब इसको ज्वेलरी को कैपिटल एसेट मानेंगे और जो गेन होगा उसको कैपिटल गेन। अब देखो क्या क्या छोड़ा है, पहला स्टॉक इन ट्रेड छोड़ दिया, दूसरा पर्सनल इफेक्ट छोड़ दिया, और तीसरी होती है आपकी एग्रीकल्चर लैंड, यानी एग्रीकल्चर लैंड यदि आप बेचोगे तो उस पर कैपिटल गेन नहीं देना। अब एग्रीकल्चर लैंड की डेफिनेशन क्या है, देखो जिस शहर की पॉपुलेशन 10,000 है, यानी 10,000 या 10,000 से कम, तो उसके अंदर सारी आने वाली जो जमीन है आपकी वो एग्रीकल्चर लैंड है, और उसको यदि आप बेचोगे तो उस पर आपका टैक्स नहीं लगेगा। यदि पॉपुलेशन 10,000 से 1 लाख है तो उसके 2 किलोमीटर के बाहर जितनी भी आपकी जमीन होगी वो एग्रीकल्चर लैंड है। यदि पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख है तो 6 किलोमीटर, यानी उसके 6 किलोमीटर के बाद म्यूनिसिपैलिटी जो लिमिट है उसके 6 किलोमीटर के बाद जो भी एरिया है वो आपका एग्रीकल्चर लैंड है। और आपका क्या है, जब 10 लाख पॉपुलेशन होगी तो 8 किलोमीटर के बाहर, यानी जो म्यूनिसिपैलिटी लिमिट है उसके 8 किलोमीटर के बाहर जितनी भी जमीन है वो एग्रीकल्चर लैंड है। उसके अलावा फोर्थ है आपका कुछ गोल्ड बॉन्ड्स हैं। अब नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड है जो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, स्पेशल बियरर बॉन्ड है, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड है गोल्ड डिपॉजिट स्कीम में, और आपका डिपॉजिट सर्टिफिकेट इश्यूड द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम यानी 2016, ये वाले, इन पे आपका क्या है कैपिटल गेन काउंट नहीं होता है। अब कुछ पॉइंट ध्यान में रखने हैं, वो क्या है, देखो प्रॉपर्टी है कैपिटल एसेट, वो बिजनेस से कनेक्टेड भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल क्या है, एक बस है, यानी किसी का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है तो उसके पास बस है, वो उसको ये नहीं कह सकता कि ये मेरा क्या है स्टॉक इन ट्रेड है, यानी जो बस है उसके पास एसेट है तो वो कैपिटल एसेट है। ऐसे ही आगे सिक्योरिटीज की बात की गई है, एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय एफआईआई which has invested in such securities in accordance with the regulation made under SEBI will always be treated as capital asset। देखो अब एसेट हो गए, कैपिटल एसेट हो गए। अब इसे भी दो टाइप के होते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हम किसको कहेंगे, लॉन्ग टर्म किसको कहेंगे, और जब शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को बेचेंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेचेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। देखो शॉर्ट टर्म की जो डेफिनेशन आपकी है, कोई भी एसेट यदि आपके पास 36 महीने से कम रहता तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगा जो 36 महीने से ज्यादा आपके पास था, यानी जिस डेट को बेचा उसे 36 महीने पहले तक यदि आपके पास था तो शॉर्ट टर्म, और 36 महीने यानी 3 साल से ज्यादा वो आपके पास था तो लॉन्ग टर्म। अब देखो यहाँ, लेकिन इसमें भी कुछ आपके एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन है, देखो ये देखो, इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन एसेट्स लाइक शेयर विच आर लिस्टेड इन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। देखो लिस्टेड है, अब एक बात रखना, जो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज है वहां पे आपका एसटीटी टैक्स कटता है जब आप स्टॉक खरीदते हो और बेचते हो। उसके बाद यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, लिस्टेड सिक्योरिटीज लाइक डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, जीरो कूपन बोर्ड, इनके लिए जो पीरियड है वो 36 महीने की बजाय
आपका 12 महीने रहता है, यानी शॉर्ट टर्म और कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन काउंट करने के लिए मंथ 12 महीने का रहेगा, यानी 12 मंथ से कम समय तक ये आपके पास थे तो शॉर्ट टर्म है। अब और आपका एक्सेप्शन है, देखो 36 मैंने बताया, जैसे और एसेट आपके जैसे ज्वेलरी है, देखो ऊपर क्या था, लिस्टेड शेयर आगे, लिस्टेड सिक्योरिटीज थी। अब यहाँ पे देखो अनलिस्टेड सिक्योरिटीज और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड आपका यहाँ था, उसके बाद अदर देन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यानी और भी फंड हो सकते हैं, तो और अदर कैपिटल एसेट, तो उनके लिए टाइम आपका वही 36 महीने है। अब एक्सेप्शन क्या है, ये वाला, यानी देखो अनलिस्टेड शेयर ऑफ ए कंपनी, ये ध्यान रखना है, अनलिस्टेड शेयर ऑफ ए कंपनी एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो लैंड बिल्डिंग या दोनों हो सकती है, इनके लिए टाइम लिमिट आपकी 24 महीने है, यानी जब आपने बेचा उससे 24 महीने पहले तक आपके पास थे तो शॉर्ट टर्म थे, 24 महीने से ज्यादा थे तो लॉन्ग टर्म। अब यही आपका लॉन्ग टर्म है, जो ऊपर बताया मैंने, जो पीरियड बताया उससे यदि कम समय तक थे तो शॉर्ट टर्म था, अब उससे ज्यादा समय तक है तो आपका लॉन्ग टर्म है। उसके बाद पहला हो गया एसेट, आपको पता लग गया क्या क्या एग्जेम्पशन है वो पता लग गया, किसको हम शॉर्ट टर्म बोलेंगे किसको लॉन्ग टर्म बोलेंगे ये पता लग गया। अब इन पे टैक्स कैसे लगता है, देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इस पे टैक्स काउंट होता है 111A में, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इस पे होता है 112 और 112A में। अब 112A में क्या क्या कवर होता है, देखो 112A में होंगे आपके, ये इंट्रोड्यूस किया गया था AY 1920 से आपका एप्लीकेबल है। न्यू सेक्शन, कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग एन इक्विटी शेयर इन ए कंपनी, यानी इक्विटी शेयर होना चाहिए, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट ऑफ ए बिजनेस, यानी ये तीन ही है, क्या इक्विटी शेयर कंपनी का, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, और तीसरा है आपका यूनिट ऑफ बिजनेस, शैल बी टैक्स्ड एट 10% ऑफ सच कैपिटल। देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपका 20% टैक्स लगता है फ्लैट प्लस सेस आपका, लेकिन एक आपका 112A में जो है वो आपका क्या एक एक्सेप्शन है, वहां पे 112A के एक्सेप्शन हम ये पढ़ रहे हैं भाई, यदि ये तीन चीज है कुछ कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी, तो उस कंडीशन में आपका 1 लाख तक ये फ्री होते हैं, प्लस उसके बाद आपका टैक्स लगता है। देखो कंसेशनल रेट यानी 10% ही टैक्स लगेगा, और 1 लाख से ज्यादा है उस पे लगेगा। देखो क्या कंडीशन है, देखो जब इक्विटी शेयर है वो एसटीटी पेड होना चाहिए पहले भी बाद भी, और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है, एसटीटी पेड होना चाहिए ऑन ट्रांसफर ऑफ सच कैपिटल एसेट, यानी जब आप ट्रांसफर करोगे तो इस पे आपका एसटीटी पेड होना चाहिए। नेक्स्ट आपका देखो अब क्या था, इनमें टैक्स है, ये भी पहले आपके नॉर्मल, यानी ये जो ये थे, यानी ये लिस्टेड हम कह सकते हैं, जो भी आपको पता होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वगैरह है, इसमें लिस्टेड होते हैं कुछ, यदि ये लिस्टेड है तो उसमें क्या है, यदि अपन इन्वेस्ट करते हैं तो अपना एसटीटी जब हम खरीदते हैं और बेचते हैं तो एसटीटी कटता है, यानी जो लिस्टेड सिक्योरिटीज है उसमें मोस्टली ये मान के चलते हैं कि भाई एसटीटी आपका पेड है। अब देखो ये क्या थे, आपके फ्री थे, यानी पहले इन पे टैक्स नहीं लगता था, अब 2000 ये रूल आया था, तो यानी AY 1920 से आपका टैक्स लगना स्टार्ट हुआ है। देखो यदि ये आपके पास पहले से शेयर है, यानी 1 Feb 18 से पहले आपके शेयर हैं, तो आपको कैसे काउंट करना है, इसमें जो वैल्यू होगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये हम बाद में करेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो होती है जब आपने कोई कैपिटल एसेट खरीदा उस पे जो भी खर्चा आपने किया है, जैसे आपने कोई मान लो प्लॉट खरीदना है तो प्लॉट खरीदा उसकी रजिस्ट्री वगैरह खर्चा होगा, यदि आपने किसी को कमीशन पे किया तो वो भी आपका इंक्लूड होता है। ऐसे ही बेचते समय देखो जब 1 Feb 2018 से पहले खरीदे गए थे तो आपको हायर लेना है, किस किस का, इसका क्वेश्चन भी है, हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग सच एसेट, और इनमें से कम लेना है क्या, फेयर मार्केट वैल्यू 31 जनवरी 2018 को उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी, और एक्चुअल सेल कंसिडरेशन एक्रिंग ऑन ट्रांसफर, यानी ट्रांसफर कितने का हुआ है, बेचा कितने का है, इन दोनों में से मिनिमम, भी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी और कितने का बेचा है, इनमें से मिनिमम हो गया। अब जो यहां से आएगा उनमें से मैक्सिमम, तो ये जो आपकी वैल्यू होगी ये आपको देगी कि उसका जो कॉस्ट यानी उसके घर पे वो कितने का पड़ा है। नेक्स्ट है देखो अब ये दो हैं भाई, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर शैल मीन हाईएस्ट प्राइस कोटेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज एज ऑन जनवरी 31 2018, यानी उसके जो मैक्सिमम आपका जो वैल्यू थी उस दिन जब लिस्ट हुआ था
तो उस दिन कितनी थी। देखो अगर उस दिन कोई ट्रेडिंग नहीं हुई हो तो उससे पहले जब भी ट्रेडिंग हुई है तो उसमें आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या थी वो लेंगे, उसके वैल्यू। देखो अब ये तो हो गया इसका। अब फेयर मार्केट वैल्यू, देखो जब लिस्टेड नहीं थे, यानी ऊपर बात की गई लिस्टेड की, अब कुछ ऐसे शेयर थे जो पहले लिस्टेड नहीं थे बाद में लिस्ट हो गए हैं। In case of unit which are not listed on stock exchange, the net asset value of such unit as on January 31 shall be deemed to be its fair market value. In case where the capital asset is an equity share in a company which is not listed or recognized, यानी इसको listed नहीं था बट बाद में आपका लिस्ट हो गया है, तो cost of unlisted share as increased by cost inflation index फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18 शैल बी डीम्ड टू बी, यानी 17-18 के लिए जो आपका सीआईआई है हम बाद में पढ़ेंगे, तो उससे सीआईआई क्या होता है आपका, जैसे आपने कोई जमीन खरीदी थी 2001-2 में, आज आप बेच रहे हो, वहां खरीदी थी 5 लाख की, आज बेच रहे हो 15 लाख की, तो देखो क्या जो 5 लाख की जमीन थी आज भी वही है, नहीं, तो बीच में क्या आपका इन्फ्लेशन वगैरह आया, रेट बढ़े, तो उसको हम क्या है आपका कैपिटल गेन, गवर्नमेंट आपको क्या एक बेनिफिट दे रही है भाई, आप उस पर इंडेक्सेशन लगा दो, भाई उस टाइम का इंडेक्सेशन रेट क्या था उससे डिवाइड कर दो और गुणा कर दो आज का कितना, यानी उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो कैपिटल गेन कम देना पड़ेगा आपको, कम टैक्स देना पड़ेगा। देखो अब ये है, और जो आपके अनलिस्टेड है, ये तो ये बात की गई लिस्टेड की, जो भी आपके अनलिस्टेड है उसमें आपका नॉर्मल इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा, जो आपके अनलिस्टेड शेयर है इंडेक्सेशन का बेनिफिट उसमें मिलता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और डायरेक्ट आपको 20% टैक्स पे करना पड़ता है। अब देखो ये रही बात, ऊपर 10% आ गया, अब 112 ही हमने पढ़ लिया, ये 112 है, सब्जेक्ट टू फ्लैट रेट ऑफ 20%, यानी कोई प्रॉपर्टी लैंड और जो ऊपर 112 में डिस्कस किया है इसके अलावा आपके पास कोई शेयर वगैरह है, यानी लिस्टेड हमने ऊपर बात की है, अनलिस्टेड है, एसटीटी आपने पेड नहीं किया है या फिर कोई और है, तो उस केस पे आपका डायरेक्ट 20% लगता है। देखो ए टैक्स पेयर हु हैज अर्नड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनी लिस्टेड सिक्योरिटीज, क्या है, अदर देन लिस्टेड इक्विटी शेयर, यूनिट ऑफ इक्विटी और म्यूचुअल फंड, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, जो कवर्ड 112 में है उनके अलावा, और यूनिट ऑफ यूटीआई और जीरो कूपन बॉन्ड, उनके पास दो ऑप्शन होंगे, क्या, पहला इंडेक्सेशन का बेनिफिट उठा के 20% टैक्स लगवा दो, या फिर आपका इंडेक्सेशन के विदाउट इंडेक्सेशन का आपको 10% आप उस पर पे कर दो टैक्स प्लस सरचार्ज। और कुछ ऐसे भी हैं जिन पे आपका क्या है, देखो ये रहा, बाद में पढ़ेंगे हम, बॉन्ड वगैरह आपके ऐसे हैं, बॉन्ड डिबेंचर्स हैं कुछ जिनमें आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, वो बाद में आएगा। अब ये कुछ पॉइंट ध्यान रखना, देखो ये कह रहा है इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, जो मैंने ऊपर बताया था, बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन इज अलाउड एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और 20% लगेगा। If the SSE acquired unlisted equity share and later during the sale they are listed on a recognized stock exchange, और STT पेड हो जाती है, तो पहले क्या थे, अनलिस्टेड थे, अब क्या हुआ, बाद में लिस्टेड हो गए, जैसे आईपीओ वगैरह कंपनियां निकालती हैं तो वो क्या होते हैं, अनलिस्टेड होते हैं स्टार्टिंग में, बाद में आपका जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें लिस्ट होती है ये। तो देखो यदि बाद में पे किया गया तो 112 अंडर के अंदर आएगा, और अगर शॉर्ट कैपिटल गेन है तो 111 में, तो 111 अपन नीचे पढ़ेंगे। ये कह रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम नॉन इक्विटी म्यूचुअल फंड, देखो आपका यदि नॉन इक्विटी, ऊपर इक्विटी पड़ा था, नॉन इक्विटी भी 20% होगा, और कंसेशनल रेट विदाउट इंडेक्सेशन शैल नॉट बी अवेलेबल, तो यानी नॉन इक्विटी म्यूचुअल फंड है, इसमें भी आपको जो बेनिफिट होता है 10% का वो नहीं मिलेगा, ऊपर दो ऑप्शन थे, ये आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। और हाँ, अगर किसी को ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे मेल कर देना, मेल आईडी मैं आपको बता देता हूँ, या फिर आप कमेंट में अपनी ईमेल आईडी डाल देना, मैं आपको मेल कर दूंगा। देखो अब ये है डिडक्शन 80C से 80U, भाई कोई भी डिडक्शन आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में नहीं मिलेगा, और कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा 112A में, यानी 87 में जैसे 2.5 लाख की लिमिट होती है। देखो क्या होगा, कुछ कंडीशन ऐसी भी होती है भाई 2.5 लाख तक आप कैपिटल गेन का बेनिफिट ले सकते हो, लेकिन उसके लिए कंडीशन है, लेकिन ये बात याद रखना भाई 2.5 लाख तक आपका क्या है, जो टैक्स बनता है वो माफ हो जाता है, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि 112A यदि हो रहा है तो आपको 87A यानी जो आपको छूट मिल जाती है वो आपको टैक्स की नहीं मिलेगी। अब देखो नीचे ये डिस्कस कर रखा है, चलो अब हम एक बार
करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, फिर हम डिस्कस करेंगे भाई किस किस केस में आप 2.5 लाख तक की लिमिट का यूज कर सकते हो। देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपको टैक्स लगेगा 111A में। अब यहां पे देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर लिस्टेड इन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज विच इज चार्जेबल टू एसटीटी। उसके बाद यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक के होना चाहिए और एसटीटी पेड होनी चाहिए, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए ऑन सेल ऑफ यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। अब देखो और इसके अलावा क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यानी जो ऊपर बात की गई है थ्रू ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज located in any international finance service center and consideration is paid or payable in foreign currency even if transaction of sale is not chargeable to STT। यानी ये भी आपके इस एरिया में आएंगे और यहाँ पे आपको जो डायरेक्ट टैक्स पे करना होगा वो 15% फ्लैट प्लस आपका ये आपको पे करना होता है। और यदि आपका कैपिटल गेन, मैं कह रहा हूँ कैपिटल गेन 50 लाख से ऊपर होता है तो आपको क्या बोलते हैं, यदि आपका कैपिटल गेन 50 लाख से ऊपर है और 1 करोड़ से ऊपर है तो आपको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ता है। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। देखो यदि आपका 50 लाख से ऊपर कैपिटल गेन हुआ है तो नॉर्मल जो टैक्स होता है उस पर सरचार्ज लगता है, तो यानी सरचार्ज के रूप में आपको 10% तो वहां पे करना पड़ेगा, और 1 करोड़ से ऊपर कैपिटल गेन है तो 15% वहां पे करना पड़ेगा। और वो सरचार्ज किसका निकलता है, आपका टैक्स का, यानी जितना टैक्स निकला है उसका 10% और ऐड हो जाएगा। देखो 111 ये बता दिया मैंने। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अदर देन कवर्ड अंडर 111A, यानी 111A के अलावा आपका यदि हो रहा है तो उसमें देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर अदर देन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, यानी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से होता तो आपको एसटीटी नहीं करता है। अदर इक्विटी शेयर यूनिट ऑफ ए नॉन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, डिबेंचर बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, short term capital gain on sale of asset other than share unit like short term capital gain on sale of immovable property gold वगैरह ये है। देखो इसमें यदि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो आपको नॉर्मल स्लैब रेट, यानी जो नॉर्मल हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं 2.5 लाख तक फ्री, फिर ये इतना टैक्स, ये टैक्स, तो आपकी जो अदर इनकम होती है तो ये भी एक इनकम की तरह उसमें जुड़ जाता है। अब देखो टैक्स रेट, देखो जो 111A में है उनमें 15% आपका टैक्स लगता है, और जो अदर देन 111A है उसमें नॉर्मल रेट लगेगा विच डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ द टैक्स पेयर। अब देखो डिडक्शन इसमें भी नहीं मिलते, यानी जो आपके 111A में आता है इसमें कोई डिडक्शन नहीं मिलता, लेकिन आपको पता है कि अदर देन 111A से अलावा यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है जो आपकी नॉर्मल इनकम में ऐड हो रहा है, तो जो आपका नॉर्मल इनकम में ऐड हो रहा है तो उसमें आप बेनिफिट ले सकते हो 80C to 80। यानी यदि मैं आपको बिल्कुल अपन लोकल लैंग्वेज या फिर देसी भाषा में बोलूं, देखो जो भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में आपके हैं एसटीटी पेड है, यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो उन पे 15% लगेगा, यदि और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो नॉर्मल स्लैब में ऐड होंगे। यही यदि आपके रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में है वही जो 3 मैंने बताया था और एसटीटी पेड है तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा 1 लाख तक फ्री होंगे, उसके बाद आपका 10% लगेगा। इसके अलावा जो भी बच गए जो रिकॉग्नाइज नहीं थे या फिर आपकी प्रॉपर्टी वगैरह है और है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उन पे आपका 20% लगता है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, जहां नहीं मिलता है वो मैंने बता दिया आपको। अब आपका इंपॉर्टेंट है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। देखो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या होगा, यदि आप मान लो भाई आपकी और भी इनकम है और कैपिटल गेन भी है, यदि टोटल सारी इनकम मिला लें और उसमें से यदि मैं कैपिटल गेन की इनकम निकाल दूं और आपकी लिमिट 2.5 लाख से कम आ जाए, यानी देखो आपकी टोटल इनकम है, सारे सोर्स मिला लो, वो आपकी 3 लाख है, और जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या बोलूं मैं आपका 112 में या फिर 112 में कुछ भी लगा लो, वो आपका है मान लो 70,000। अब देखो टोटल इनकम में से यदि मैं 70,000 घटा दूंगा तो आपका कितना बच गया, यानी 2,30,000। और आपकी एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है, 2.5 लाख। तो ये कह रहा है कि यदि मैं
आपकी अदर कोई भी इनकम हो रखी है, या फिर दूसरा केस होगा सिर्फ आपको कैपिटल गेन ही हुआ है। देखो अदर इनकम हो रखी है, तो इसमें से यदि मैं घटा दूं आपकी, तो यानी कितना घटा दिया इसमें से, आप देखो ये घटा दो, क्या बोलते हैं, कैपिटल गेन घटा दो, कितना था वो 17,000 का, तो आपकी बच गई 2,30,000। तो अपना एक्ट ये कहता है कि आप इसको 2.5 लाख पूरा कर लो, यानी जो कैपिटल गेन 17,000 था, इसमें से देखो कितनी कमी रहेगी 2.5 लाख होने में, आपको 20,000, यानी यहाँ से 20,000 आप यहाँ ले लो, और यहाँ पे आपका जो बच जाएगा वो 50,000 बच जाएगा। ये सेक्शन आपका ये कहना चाह रहा है। देखो ये कह रहा है, इन केस ऑफ ए रेजिडेंट इंडिविजुअल और रेजिडेंट एचयूएफ द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट शैल फर्स्ट बी अलाउड अगेंस्ट टोटल इनकम एज रिड्यूस्ड बाय, ये रिड्यूस कर दो, एंड द बैलेंस अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन इफ एनी शैल बी अलाउड अगेंस्ट द एफोरसेड कैपिटल गेन इन द सेम ऑर्डर, जिस ऑर्डर में क्या रखा है, सबसे पहले ये घटा दो, फिर ये, और आखिरी में ये। In other words, where the total income as reduced by the above mentioned capital gain is below the basic exemption limit, then the amount of such capital gain shall be reduced by the amount by which the total income so reduced fall short of the exemption limit। अब कुछ टर्म यूज की गई है, आगे यूज होंगी, कि आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होती है, यानी जब हम किसी वैल्यू को बोलते हैं, बेचते हैं, जो भी अमाउंट आप लेते हो वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होती है। फिर एक आता है नेट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब देखो जो आपने बेचा है उसमें से सेलिंग एक्सपेंसेस यदि कुछ हो रहे हैं वो घटा दो। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था, आपने कितने में खरीदी है, यदि इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पूछे तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, देखो आपने खाली प्लॉट ले लिया, वो खरीदा मान लो 1 करोड़ का, फिर उस पे 2-3 साल के बाद 2-3 करोड़ और लगा दिए, घर बना दिया, तो जब आप बेचोगे ना, तो बेचने का जो कीमत आएगी तो उसमें क्या क्या घटेगा, आपका जो आपने खरीदा था इंडेक्स, यानी इंडेक्सेशन लग जाएगी कॉस्ट प्राइस पे, प्लस यदि आपने इंप्रूवमेंट करवाई है तो उस पर भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको मिलता है। अब ये एक्सपेंडिचर, ट्रांसफर, ब्रोकरेज कमीशन, स्टैंप सब वगैरह आपका ऐड होगा। नेक्स्ट आपका देखो ये है आपका मेथड, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखो। सबसे पहले यदि मैंने कोई प्लॉट बेचा है तो सबसे पहले उसकी सेल अमाउंट लिख देंगे, टोटल कितना है, यानी सेल कंसीडरेशन लिख देंगे, उसमें से लेस करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस, जैसे कमीशन वगैरह, ब्रोकरेज वगैरह दिए, और जो अमाउंट आएगा वो नेट सेल कंसीडरेशन होगा, ये वाला। अब इसमें से घटा देंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, यदि है तो जो अमाउंट आ जाएगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। अब देखो यदि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया तो क्या गवर्नमेंट, आप जो पूरा अमाउंट है उस पे सब पे टैक्स दे दोगे, तो गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको कुछ छूट दे रहे हैं, और वो छूट है 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G और 54GA। ये हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे कैसे छूट है, यदि छूट ले रखी है तो ये छूट घटा दो, और आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यदि डेप्रिसिएबल एसेट है, देखो इसके हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, इसके भी क्वेश्चन करेंगे। जो आपके डेप्रिसिएबल एसेट है इसमें हमेशा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, क्यों, क्योंकि ये WDV से चलता है। देखो वैल्यू सबसे पहले कंसीडरेशन की वैल्यू लिख लेंगे, फिर खर्चे घटा देंगे, जो आ गया नेट सेल कंसीडरेशन, फिर उसमें से आप WDV घटाओगे। भाई कोई भी एसेट था, मान लो आज खरीदा था, अब उसकी हर साल डेप्रिसिएशन होता है, तो जो जिस साल का हम ले रहे हैं उस साल की 1/4 को उसका वैल्यू क्या थी वो हम घटा देंगे। यदि कोई नया एसेट परचेज कर रहे हैं तो वो घटा देंगे उसका अमाउंट, और जो बच जाएगा वो आपका कैपिटल गेन है। ये सेल्फ जनरेटेड एसेट है। सेल्फ जनरेटेड कैसे होते हैं, जैसे आपका कोई गुडविल है, या फिर आपका कोई जैसे बुक्स वगैरह है, अब कोई आपका जो राइट वगैरह है किसी चीज पे, वो राइट है, गुडविल हो गया, इसके अलावा और भी कॉपीराइट हो गया, इस टाइप के हैं, तो वो सेल्फ जनरेटेड है। इसमें आपको क्या है, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो आप बेच रहे हो उसमें से उसका खर्चा घटा दोगे तो वो आपका कैपिटल गेन है। देखो ये कह रहा है, ये नोट देखो, इन केस ऑफ बॉन्ड एंड डिबेंचर्स एक्सक्लूडिंग कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड, देखो ये एक्सक्लूड करना है, यदि वो 12 महीने से ज्यादा है हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, और 12 मंथ इन केस ऑफ लिस्टेड, और 36 मंथ इन केस ऑफ अनलिस्टेड, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंप्रूवमेंट शैल नॉट बी इंडेक्स। यानी देखो बॉन्ड और डिबेंचर में आप जब शॉर्ट टर्म और आपका क्या है लॉन्ग टर्म, क्योंकि इंडेक्सेशन का बेनिफिट सिर्फ लॉन्ग टर्म में मिलता है। 12 मंथ जब लिस्टेड है तो 12 मंथ से ज्यादा, और अनलिस्टेड है तो 36 मंथ से ज्यादा यदि है, तो इन पे आपका जो क्या है इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है, देखो अब आपका ये है
इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंप्रूवमेंट। देखो आपने यदि प्रॉपर्टी खरीदी है, एक बार देखो ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स होता है, मींस इन्फ्लेटिंग द कॉस्ट ऑफ ए एसेट एक्वायर्ड टू द प्रेजेंट वैल्यू, यानी उसको हम प्रेजेंट वैल्यू में उसकी वैल्यू इतनी थी तो महंगाई के अकॉर्डिंग आज में कितनी वैल्यू है। द ईयर इन which the asset transfer indexation benefit are available only in long term capital asset, however the indexation benefit is not available in case of debentures even though it is a long term। जैसे ऊपर मैंने बताया था डिवेंचर वगैरह के केस में नहीं होता। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखो यदि आपने प्रॉपर्टी 1/4/2001 से पहले खरीदी है तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/1 को है वो ले लो, या फिर आपका जो एक्चुअल कॉस्ट है वो ले लो बटे जो उस साल का है, यानी 2001-2 का जो आपका इंडेक्सेशन था यानी CII था वो 100 था, अब बढ़ता गया आगे बढ़ता गया 100 से, तो बटे 100 गुणा CII ऑफ द ईयर जिसमें आपने बेचा है। यदि 1/4/2001 के बाद खरीदा है तो एक्चुअल कॉस्ट कितनी है उसकी, बटे CII ऑफ दैट ईयर जिसमें एक्वायर किया था, और इनटू जिस ईयर में बेचा है उसका CII। ऐसे ही इंप्रूवमेंट में हो जाएगा, 1/4 से पहले यदि इंप्रूवमेंट करवाइए तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलता। अब बाद में इंप्रूवमेंट हुई है तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बाय CII जिस ईयर में इंप्रूवमेंट की है और गुणा जिसमें आपने एसेट सोल्ड किया है। अब ये आपके कुछ है कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ यूनिट, सेक्शन आपका 1033 इसको एग्जेम्प्ट करता है। अगर यदि कंपलसरी एक्विजिशन और एग्रीकल्चर लैंड का, किसमें, इंडिविजुअल और HUF के केस में, विच इज नॉट सिचुएटेड इन रूरल एरिया एंड द लैंड वाज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पज बाय द SSC एटलीस्ट 2 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग कंपलसरी एक्विजिशन, तो वो 1037 में आपका एग्जेम्प्ट होती है। देखो नेक्स्ट आपका जो मैंने ऊपर बताया था भाई आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया, उसमें से आप क्या है, क्या गवर्नमेंट मतलब ऐसा नहीं बोलते कि आपका मान ले 50 लाख का बेनिफिट हो गया तो आप 50 के 50 लाख पे टैक्स भर दो, नहीं, उसको गवर्नमेंट आपको बोलती है आपको कुछ छूट मिल जाएंगी। तो जो एग्जेम्पशन है आपके, यानी आपको टैक्स भरना नहीं पड़ेगा, तो वो एग्जेम्पशन है वो आपके यहाँ डिस्कस किए गए हैं। देखो एग्जेम्पशन आपके सेक्शन 54, देखो यहाँ सेक्शन है, यहाँ क्या है एलिजिबल टैक्स पेयर यानी कौन कौन है। अब ये कह रहा है कैपिटल गेन एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन, यानी शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, फिर आपका कैपिटल गेन किस ट्रांसफर करने से हुआ है, ये है ये आपका है कि आपको देखो मान लो कोई एसेट आपने बेच दिया तो गवर्नमेंट कह रही है इसके बदले आप कुछ नई चीज खरीद लो, आप पे टैक्स नहीं लगेगा, उसकी लिमिट दे रखी है कितने साल के अंदर खरीद सकते हैं, कितने पहले भी खरीद सकते हैं कई केस में, और क्या खरीद सकते हैं। देखो ये कह रहा है एसेट जो आपको एक्वायर करना है, अब टाइम लिमिट कितने टाइम में एक्वायर करना है, एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, और एग्जेम्पशन आपसे विदड्रॉ भी किया जा सकता है। और क्या कहता है, जैसे आपने कोई कैपिटल एसेट बेच दिया और मान लो आपको आगे 2 साल के अंदर जो टाइम है, मान लो 2 साल का टाइम है या 3 साल का टाइम है, आप क्या है 2 साल के बाद उस पैसे को खर्च करोगे, तो तब तक गवर्नमेंट बोलती है कि रिटर्न भरने से पहले आप सारा अमाउंट जो कैपिटल गेन है वो आपका कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में जमा करा दो, ड्यू डेट जो आपकी रिटर्न की डेट है, तो आपको कैपिटल गेन नहीं लगेगा। मान लो सारा खर्चा नहीं कर पाए अपन इस साल, आगे करना चाह रहे हैं, मान लो इसी साल आपका कैपिटल गेन हुआ है तो रिटर्न से पहले जो पैसा बच गया खर्च कर रहे हो तो वो जमा करवा दो। देखो ये कह रहा है आपका, अब सेक्शन 54 आपके जो इंपॉर्टेंट है वो 54 है, 54F है और 54EC है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। देखो 54 है आपका, इसमें इंडिविजुअल और HUF है, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, यानी आपने कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची है और उसके बदले यदि एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है, बेच दी, उसके बदले दूसरी खरीद लो, लेकिन विद इफेक्ट फ्रॉम 21-22 आप क्या है 2 हाउस प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, लेकिन एक कंडीशन और है कि यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका 2 करोड़ से कम है, तभी 2 करोड़ से ज्यादा है तब आप 2 का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये यहाँ पे अब टाइम लिमिट क्या है, देखो जिस ईयर कैपिटल गेन हुआ है उससे 1 साल पहले या 2 साल बाद आप खरीद लो, यदि आप खरीद नहीं रहे हो घर बना रहे हो तो आप 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्ट कर लो। अब एग्जेम्पशन का अमाउंट कितना होगा, यानी जितना पैसा आपने लगा दिया वो या फिर कैपिटल गेन जो भी आपका कम रहेगा उतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मान लो 50 लाख हुआ था, आपने 40 लगाया तो आपका 10 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। विड्रॉ कब हो सकता है, और न्यू एसेट यदि आप 3 साल में बेच दो, एक्विजिशन के 3 साल में बेच दो, यदि ये कंडीशन ब्रीच होती है तो आपका जो पहले एग्जेम्पशन का बेनिफिट उठाया था और अब जो कैपिटल गेन हुआ है वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन काउंट होगा।
और ये आपको मैंने बता ही दिया कि आपको डिपॉजिट करना है। ऐसे ही 54B में क्या आपका देखो इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कुछ भी हो सकता है। क्या एग्रीकल्चरल लैंड यूज बाय डेट, यानी इसमें हम देखो पहले वाले में हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचते थे, इसमें अपन एग्रीकल्चर लैंड बेच रहे हैं, ध्यान रखना सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड, और एग्रीकल्चर लैंड ले रहे हैं कहीं भी तो आपका 2 ईयर यानी 2 ईयर के अंदर लेनी है। और इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल गेन जो भी कम है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यदि 3 साल के अंदर या 3 साल से 3 साल के अंदर आपको रखना है, 3 साल से ज्यादा मतलब यदि 3 साल के अंदर ही आप उसको बेच देते हो यानी 3 साल तक तो आपको रखना ही रखना है, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। नेक्स्ट है 54D, ये कह रहा है ये एनी पर्सन पे अप्लीकेबल है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हो सकता है। ये कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड और बिल्डिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग which was used for industrial purpose for at least 2 years before its acquisition, यानी इसका कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है तो इसके बदले आप क्या है लैंड और बिल्डिंग फॉर शिफ्टिंग यानी इसको कहीं और शिफ्ट करने के लिए ले सकते हो क्या 3 ईयर से। अब जितना आपने पैसा वहां लगा दिया या फिर कैपिटल गेन जो कम है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा और आपको 3 साल तक न्यू एसेट आपको रखना ही रखना पड़ेगा अपने पास, यदि आपने ट्रांसफर कर दिया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। नेक्स्ट है देखो 54EC, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है देखो एनी पर्सन है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म है। अब एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग लैंड और बिल्डिंग, यानी या तो लैंड होनी चाहिए या बिल्डिंग होनी चाहिए। तो इसके बदले आपने क्या था ऊपर जमीन घर था घर खरीद लिया, जमीन थी जमीन खरीद ली, लेकिन यहाँ पे आपका लैंड और बिल्डिंग है तो आप बॉन्ड खरीद सकते हो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के, क्या विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। अब जितने ये खरीदे हैं जो बच गया उस पर टैक्सेबल हो जाएगा, यदि पूरा ही खरीद लिया तो आपको एग्जेम्प्ट मिल जाएगा। और जो आपका न्यू एसेट इज ट्रांसफर और इट इज कन्वर्टेड इनटू, देखो आपके पास क्या हो गए बॉन्ड आ गए, उसके बाद आपके पास बॉन्ड है तो बॉन्ड से आप क्या लोन भी ले सकते हो, बॉन्ड से आप कुछ और भी कर सकते हो क्योंकि आपका जमा है पैसा। तो आपने अगर ये मनी में कन्वर्ट कर दिया और लोन टेकन ले लिया विद इन 5 ईयर ऑन इट्स एक्विजिशन, तो यानी ये कंडीशन ब्रीच होगी, तो इस पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना होगा। फिर है सेक्शन 44EE, तो एनी पर्सन है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो वहां भी देखो ऊपर भी क्या था एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट था लैंड और बिल्डिंग, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है आपका गोल्ड हो तो वो बेच के यूनिट ऑफ सच फंड एज मे बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू फाइनेंस स्टार्टअप, यानी इसमें देखो आपका गोल्ड भी हो सकता है लैंड भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए। अब यहाँ पे नाई वगैरह के आपने बॉन्ड वगैरह खरीदे थे और यहाँ पे यूनिट खरीद लिया आपने, भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बताती है जो स्टार्टअप्स वगैरह है उनको फाइनेंस करने के लिए, तो ये 6 मंथ का टाइम है। अब देखो ये वही कंडीशन है, यदि 3 साल के अंदर आप उसको ट्रांसफर कर देते हो यानी आपने खरीदे हैं या फिर उसको कैश में कन्वर्ट करवा दिया या कुछ और कर लिया तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना होगा। फिर है 54F, देखो ये आपका इंपॉर्टेंट है भाई, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट आप बेचकर, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है क्या रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को खरीद छोड़ गए और आपके पास क्या है एक ही घर होना चाहिए, यानी देखो कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है और एनी लॉन्ग टर्म एसेट अदर देन ए रेजिडेंशियल हाउस प्रोवाइडेड ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर टैक्स पेयर डज नॉट ओन मोर देन 1 रेजिडेंशियल हाउस, यानी आपके पास एक ही घर होना चाहिए और आपने कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचा या प्लॉट बेचा है या कुछ और गोल्ड बेचा है या कुछ भी बेचा है और उसके बजाय आप एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी और ले रहे हो, मान लो एक आपके पास है एक और ले रहे हो, तो इसमें आपको 1 साल पहले परचेज कर लो, 2 साल के बाद तक कर लो, 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्ट कर लो, तो देखो इसमें जो आपका बेनिफिट मिलेगा यानी एग्जेम्पशन कितना मिलेगा वो होगा आपका इन्वेस्टमेंट इन न्यू एसेट इनटू कैपिटल गेन अपॉन नेट कंसीडरेशन, और ये नेट कंसीडरेशन आपकी होती है जब हम आपकी सेल कंसीडरेशन में से जो सेलिंग एक्सपेंसेस है वो घटा देते हैं। फिर आपकी ये कंडीशन है 3 साल तक ट्रांसफर नहीं करना है, अनदर रेजिडेंस हाउस प्रॉपर्टी परचेज 2 ईयर ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल एसेट, इफ अनदर हाउस इज कंस्ट्रक्टेड, यानी आप नया हाउस भी नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते, और देखो ब्रीच किया है तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। फिर है 54G, 54GA और 54GB, ये भी क्या है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी शिफ्ट करना है क्या अर्बन एरिया से रूरल एरिया में,
इसमें भी देखो लैंड बिल्डिंग प्लाट वो शिफ्ट करना है आपको इंडस्ट्रियल अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम अर्बन एरिया टू स्पेशल जो इकोनॉमिक्स जोन है उसमें ट्रांसफर करना है। तो ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, ये कंडीशन है, ये थ्योरी आप कर लेना। ऐसे ही आपका 54 GB है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और ये पढ़ लेना, कंडीशन है, ये आपको याद करनी पड़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए। तो यानी ये था आपका थ्योरेटिकल पार्ट। एक बार मैं थोड़ा रिवाइज करवा दूं। कैपिटल गेन का आपको पता था, कैपिटल एसेट हमारे क्या होते हैं, फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मैंने पढ़ाया था। उसके बाद आपका क्या क्या होता था, 36 महीने था वहां पे, 36 महीने से कम, 36 महीने ज्यादा। फिर कुछ एक्सेप्शन थे जिन पे 12 महीने था, कुछ एक्सेप्शन थे जिसपे 24 महीने था। उसके बाद हमने टैक्स पढ़ा था, 111A में टैक्स क्या है, जो 111A में नहीं आते और शॉर्ट टर्म है उन पे नॉर्मल स्लैब रेट लगता है। 111A में आपका टैक्स कितना लगता है, फ्लैट 15% लगता है, प्लस आपका जो एजुकेशनल सेस है वो लगता है। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन थे, जो आपके लिस्टेड थे, एससीटी पेड था, जो शेयर्स वगैरह थे या फिर और कुछ था, तो 112A में 1 लाख तक फ्री होते हैं। उसके बाद आपको टैक्स देना पड़ता है 10% का। उसके बाद जो अनलिस्टेड थे या फिर जीरो कूपन बॉन्ड वगैरह और कोई जो जैसे लैंड जमीन वगैरह है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, तो उसमें आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा और आपको क्या है 20% आपको टैक्स देना पड़ेगा। फिर मैंने बताया था कि एटीसी वगैरह का डिडक्शन आपका नहीं मिलता है, किसमें से, जो 111A में कवर्ड है, 112A में कवर्ड है, 112 में कवर्ड है। जो 111A में कवर्ड नहीं है यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वो नॉर्मल स्लैब रेट में ऐड होते हैं और नॉर्मल स्लैब रेट में जो ऐड होते हैं उसमें अपने को डिडक्शन मिलता है। उसके बाद मैंने बताया था कि 2.5 लाख की एग्जेम्पशन लिमिट, मान लो आपकी क्या है कैपिटल गेन हो रखा है, सिर्फ कैपिटल गेन है, तो इसमें देखो 2.5 लाख तक आपका कोई इनकम नहीं है, तो 2.5 लाख तक हम उसमें बेनिफिट दे देंगे। लेकिन फिर 112A में मैंने ये भी बताया था कि आपको जो 87 का बेनिफिट है वहां पे नहीं मिलता है, यानी जो आपकी छूट होती है टैक्स में वो आपकी नहीं मिलेगी। उसके बाद अपन ने डिस्कस किया था भाई कैसे कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, यानी और इसके अलावा था कि आपका 2.5 लाख तक की बात थी, तो 2.5 लाख तक की छूट आपको क्या है, जैसे और इनकम है, मान लो वो इनकम कुछ थी आपकी और इसमें से यदि मैं कैपिटल गेन की इनकम घटा दूं और वो 2.5 लाख से कम आ रही है, तो अब क्या करते हैं हम, जितनी कम आ रही है ना उतना ही कैपिटल गेन में से वो अमाउंट उसमें ऐड कर देते हैं और कैपिटल गेन में उतना ही अमाउंट की कमी आ जाती है। तो उसकी सीक्वेंस बताया था मैंने कैसे करते हैं। फिर अपन ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में मैंने बताया था इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। फिर आपके जो 1/2/2018 से पहले वाले थे जो इक्विटी शेयर थे, यानी जो आपके लिस्टेड थे, उसके लिए मैंने बताया था कि फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है। बाद वालों पे तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा क्योंकि ये टैक्स आपका बाद में लगना स्टार्ट हुआ है, पहले वो एग्जेम्प्टेड थे। और इसके बाद हमने किया था कि हम कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे, आपकी सेल कंसीडरेशन थी उसमें से सेलिंग एक्सपेंसेस घटा देंगे, फिर आपका कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन इंप्रूवमेंट घटा देंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ आपका जो था इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट घटा देंगे और आपका फिर क्या था कैपिटल गेन आ जाएगा, फिर उसमें से 54 का यदि बेनिफिट है तो वो दे देंगे। तो यानी ये हमारा जो बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट था ये हो गया। अब अगली वीडियो में हम जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है और कुछ क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं वो करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।